सो मैं इसका जो थ्योरी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे नोट से एक्सप्लेन करता हूँ, सो उतना टाइम हमारा सेव होगा एंड देन आई कैन टाइप द प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो लेट अस स्टार्ट विथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? सो पॉलीमॉर्फिज्म में जो फर्स्ट पार्ट आता है उसे हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। सो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, एक सुपर क्लास होता है और एक सब क्लास होता है। और ऑलरेडी मैंने इनहेरिटेंस में आपको सुपर क्लास और सब क्लास का मीनिंग एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पे क्लास ए इज अ सुपर क्लास और बी उसका सब क्लास यार है, क्योंकि मैंने बी के टाइटल में एक्सटेंड ए लिखा है। अब ए के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जिसका इंट टाइप का पैरामीटर है और उसके बॉडी में हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा है। बी जो है वो ए का सब क्लास है और बी के अंदर सेम टाइटल का, मतलब सेम नेम और सेम पैरामीटर लिस्ट का और एक मेंबर फंक्शन है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग स्टूडेंट्स। तो ओवरराइडिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग में सुपर क्लास में एक मेंबर फंक्शन है जो सब क्लास में इनहेरिट हो रहा है और सब क्लास में उसी टाइटल का मीन सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट का और एक मेंबर फंक्शन हो। एज यू कैन सी यहाँ पे जो ए सुपर क्लास था उसके डिस्प्ले में उसके अंदर हमने एक डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है जिसको इंट पैरामीटर है। और हमने जो बी नाम का सब क्लास डिफाइन किया है ए का, बी के अंदर और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है विच इज ऑल्सो हैविंग एन इंट पैरामीटर। सो यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया है उसे ओवरराइडिंग कहते हैं। ए में भी डिस्प्ले जिसको इंट पैरामीटर है और बी में भी डिस्प्ले है जिसको एक इंट पैरामीटर है। हाँ, दोनों पैरामीटर के नाम यहाँ पे अलग है बट द पैरामीटर लिस्ट इज द सेम। पैरामीटर लिस्ट का मतलब होता है नंबर एंड डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स। सो ऊपर वाला जो डिस्प्ले था उसको भी एक इंट पैरामीटर था और नीचे वाला जो डिस्प्ले है उसको भी एक इंट पैरामीटर है। सो इसका मतलब है ए में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन जिसको एक इंट पैरामीटर है एंड द सब क्लास बी also has a member function called display with the same number of parameters and of the same data type। मतलब दोनों डिस्प्ले का पैरामीटर लिस्ट सेम है। सो इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। नाउ ओवरराइडिंग में जो सब क्लास का जो डिस्प्ले था, मतलब बी के अंदर जो हमने डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया है उसे ओवरराइडिंग मेथड कहते हो। एंड ए के अंदर जो मैंने डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया है उसे ओवर रिडन मेथड कहते हैं। सुपर क्लास का जो मेथड है उसे ओवर रिडन मेथड कहेंगे और सब क्लास का जो मेथड है उसको ओवरराइडिंग मेथड कहेंगे। ना ओवरराइडिंग से क्या हो, तो मैंने क्या किया है, इसी कोड का जो कंटिन्यूएशन है वो मैंने नीचे किया है। तो मैंने इसी प्रोग्राम में मेन नाम का क्लास डिफाइन किया है और मेन क्लास में मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया। अभी मेन फंक्शन के बॉडी में हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, एक ए ऑब्जेक्ट, ए क्लास का ऑब्जेक्ट और एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट सर्विस। नाउ ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम A1 है और जो मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका इसका नेम B1 है। नाउ मैंने A1 ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले कॉल किया। सो A1 ऑब्जेक्ट पे जब आप डिस्प्ले कॉल करोगे वो कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा? ऑब्वियसली जो डिस्प्ले ए में डिफाइन हुआ था वो डिस्प्ले कॉल होगा यहाँ पे, मतलब ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डिस्प्ले हमने ए में डिफाइन किया है। नाउ नीचे का जो स्टेटमेंट था p1 डॉट डिस्प्ले 9, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फंक्शन जो है वो बी के ऑब्जेक्ट पे कॉल किया।
सो यहाँ पे ये जो b1 डॉट डिस्प्ले 9 है, ये कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा? ये क्लास बी का कॉल करेगा। जो डिस्प्ले एक्सप्लिसिटली क्लास बी में डिफाइन हुआ है वो यहाँ पे कॉल होगा स्टूडेंट्स। मतलब ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा सर्विस, और उसके बॉडी के अंदर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट था वो रन होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, बराबर। तो यहाँ पर ये जो a1 डॉट डिस्प्ले 5 था उसने a का डिस्प्ले कॉल किया क्लास a का, और b1 डॉट डिस्प्ले 9 था उसने b का डिस्प्ले कॉल किया। b का जो डिस्प्ले था दैट वाज द ओवर राइडिंग मेथड सर्विस, और a का जो डिस्प्ले था इट वाज द ओवर राइडिंग मेथड array बिकॉज a इज द सुपर क्लास ऑफ the array। तो ओवर राइडिंग में क्या होता है? ओवर राइडिंग में जो सब क्लास का मेथड है जिसे ओवर राइडिंग मेथड कहते हैं, वो सुपर क्लास के ओवर राइडिंग मेथड को हाइड करता है। विच मीन्स अगर मैंने सब क्लास के ऑब्जेक्ट पे फंक्शन कॉल किया तो वो सब क्लास को ओवर राइडिंग मेथड कॉल करेगा। यहाँ पे मैंने सब क्लास जो बी था उसके ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले कॉल किया तो वो बी का डिस्प्ले कॉल करेगा। जो एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले हमने बी में डिफाइन किया है वही डिस्प्ले कॉल होगा, विच इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग मेथड सर्विस। वो ए का डिस्प्ले कॉल नहीं करेगा व्हेन यू कॉल इट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। हाँ, अगर मैंने क्लास बी के अंदर ये जो डिस्प्ले है अभी जो मैंने हाईलाइट किया इसको अगर मैंने निकाल दिया है, इफ आई रिमूव दिस डिस्प्ले फ्रॉम क्लास बी, और उसके बाद अगर मैंने बी के ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले कॉल किया, अब ये कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा सर्विस? इट विल कॉल द डिस्प्ले विच इज डिफाइंड इन ए ना। ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा जो बी में इनहेरिट हुआ है। मतलब अगर ये डिस्प्ले नहीं होता तो कौन सा कॉल होता? द वन विच वॉज डिफाइंड इन ए एंड विच इज इनहेरिटेड बाय सब क्लास बी। पर क्योंकि यहाँ भी एक डिस्प्ले है और वो ऊपर वाले डिस्प्ले को हाइड कर रहा है क्योंकि दोनों का नाम और पैरामीटर लिस्ट सेम है, मतलब दोनों का नाम एंड नंबर एंड डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर सेम है दोनों के, तो नीचे वाला डिस्प्ले ऊपर वाले डिस्प्ले को हाइड कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर ये डिस्प्ले नहीं होता तो ऊपर वाला कॉल होता, बट बिकॉज दिस डिस्प्ले इज देयर और आपने बी पे डिस्प्ले कॉल किया तो वो बी का डिस्प्ले कॉल करेगा स्टूडेंट्स व्हेन यू कॉल इट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। सो ओवरराइडिंग का मेन मीनिंग क्या होता है? वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट, फिर से ये मैं 2 मिनट में कोड एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास एक सुपर क्लास है और सब क्लास है। एक्सटेंड्स इज अ कीवर्ड इन जावा फॉर डिफाइनिंग अ सब क्लास array। सुपर क्लास के जो नॉन प्राइवेट मेंबर है वो सब क्लास में इनहेरिट होंगे, और सुपर क्लास के जो नॉन प्राइवेट मेंबर्स हैं वो सब क्लास में इनहेरिट होंगे, मतलब वो सब क्लास को भी बिलोंग करेंगे आगे। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट पे मैं सुपर क्लास के नॉन प्राइवेट मेंबर्स भी एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग द डॉट ऑपरेटर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास सर्विस। और ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस की जरूरत है सर्विस। ओवरराइडिंग में क्या होता है? सुपर क्लास में एक मेंबर फंक्शन है और उसी टाइटल का और एक मेंबर फंक्शन है सब क्लास में। जो पैरामीटर के नाम है उनके तो कुछ मायने, ये कुछ मायने नहीं रखते सर्विस, पर नंबर एंड डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक इंट पैरामीटर है और यहाँ भी एक इंट पैरामीटर है, वो इंपॉर्टेंट है, उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं। इवन दो देयर नेम्स आर डिफरेंट स्टिल वी आर सेइंग दैट दोनों के टाइटल सेम है। सो इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। और ओवरराइडिंग में क्या होता है कि सुपर क्लास का जो मेथड है उसे ओवरराइडिंग मेथड कहते हैं, और सब क्लास का जो मेथड है वो उसे ओवरराइडिंग मेथड कहते हैं। सो अगर सब क्लास के ऑब्जेक्ट पे मैंने डिस्प्ले कॉल किया तो वो कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा? वो सब क्लास का ही डिस्प्ले कॉल करेगा। और अगर मैंने सब क्लास के ऑब्जेक्ट पे अगर मैंने सुपर क्लास के अंदर डिस्प्ले रिमूव किया, सॉरी सब क्लास का जो डिस्प्ले अगर वो मैंने रिमूव किया होता और फिर मैंने सब क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले कॉल किया, तब ये कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा? जो सुपर क्लास का डिस्प्ले है विच हैज बीन इनहेरिटेड बाय द सब क्लास ऑफ इट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ओवरराइडिंग, और इसका मैंने आउटपुट नीचे डिस्प्ले किया, नीचे लिखा है। ना ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो। ना विच आर द रूल्स ऑफ ओवरराइडिंग, लेट अस सी। रूल नंबर 1, अगर ओवरराइडिंग मतलब सुपर क्लास का, ओवरराइडिंग मतलब सब क्लास का। जब आप मेथड ओवरराइडिंग करोगे
सुपर क्लास का जो ओवरराइडिंग मेथड है अगर वो पब्लिक है तो सब क्लास का जो ओवरराइडिंग मेथड है वो भी पब्लिक होना चाहिए, अदरवाइज वी विल गेट अ सिंटैक्स एरर। सो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ए जो सुपर क्लास ए है उसका जो डिस्प्ले है, ओके, जो सुपर क्लास ए है उसका जो डिस्प्ले है उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, और जो सब क्लास में जो डिस्प्ले है ओवरराइडिंग मेथड उसका डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। सो ये अलाउड नहीं, क्योंकि अगर ऊपर पब्लिक है तो नीचे भी पब्लिक होना चाहिए सर्विस। तो दिस विल गिव अ सिंटैक्स एरर, तो ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा। अभी हम रूल नंबर 2 पे जाते हैं। अगर रूल नंबर 2 क्या कहता है, पहले आई विल रीड आउट द रूल नंबर 2 फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कि सुपर क्लास ओवरराइडिंग मेथड इज हैविंग डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, देन सब क्लास ओवरराइडिंग मेथड कैन हैव आइदर पब्लिक और प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। इसको भी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया। क्लास ए है जिसके अंदर डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन है और उसका डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। उसके बाद क्लास बी है जो ए का सब क्लास है। अभी जो क्लास बी है और उसके अंदर हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया, पर जो बी का जो डिस्प्ले है उसका एक्सेस मॉडिफायर मैंने डिफॉल्ट नहीं दिया, मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये अलाउड है। मतलब सुपर क्लास का जो ओवरराइडिंग मेथड है अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है तो सब क्लास का जो ओवरराइडिंग मेथड है उसका एक्सेस मॉडिफायर आइदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है या प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है या वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर पर भी हो सकता है। बट अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा होता नीचे तो मुझे एरर आता स्टूडेंट। तो हियर आई विल नॉट गेट एन एरर बिकॉज ऊपर अगर डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है तो नीचे ओवरराइडिंग मेथड के लिए पब्लिक भी चलेगा, प्रोटेक्टेड भी चलेगा या डिफॉल्ट भी चलेगा, तीनों में से कोई एक चलेगा, पर प्राइवेट नहीं चलेगा। नाउ लेट अस गो टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है ओवरराइडिंग का वो ऐसा है कि अगर सुपर क्लास में जो ओवरराइडिंग मेथड अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड है देन सब क्लास का जो ओवरराइडिंग मेथड उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है, पर वो डिफॉल्ट या प्राइवेट नहीं हो सकता। अभी रूल को इस रूल में पहले आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या है, पर प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ये मैं आपको डिटेल में पैकेजेस नाम का एक चैप्टर है जो मैं आगे कवर करूंगा, विच इज चैप्टर नंबर 7 और 8। तो उसमें मैं प्रोटेक्टेड का एग्जैक्ट मीनिंग तभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द रूल नाउ। सुपर क्लास में अगर ओवरराइडिंग मेथड प्रोटेक्टेड है तो सब क्लास में जो ओवरराइडिंग मेथड इट कैन बी पब्लिक और प्रोटेक्टेड बट कैन नॉट बी डिफॉल्ट और प्राइवेट। तो यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है बी में जो डिस्प्ले फंक्शन है इसका एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट है। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक बार बताया था कि जावा में 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। If you don't use public, private or protected keywords, it is automatically considered as a default access modifier. अब ऊपर जो मेथड है ओवरराइडिंग मेथड इसका एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड है, पर नीचे जो ओवरराइडिंग मेथड है इसका एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट है पर ये अलाउड नहीं, तो ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा। सो अगर ऊपर प्रोटेक्टेड है तो नीचे पब्लिक या प्रोटेक्टेड होना चाहिए, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट आर नॉट अलाउड हो, तो ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा सर्विस। क्लियर है? नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है, अगर सुपर क्लास का जो ओवररिडन मेथड है अगर उसका रिटर्न टाइप वॉइड है और जो सब क्लास का जो ओवरराइडिंग मेथड उसका भी रिटर्न टाइप वॉइड ही होना चाहिए, अदरवाइज वो मुझे सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल ऊपर जो है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, बट नीचे मैंने अभी रिटर्न टाइप इंट लिया है इस एग्जांपल में, तो ये सिंटैक्स एरर देगा। सो दिस प्रोग्राम विल गिव सिंटैक्स एरर सर्विस, बिकॉज ऊपर अगर वॉइड है तो नीचे भी रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए इन एज पर द रूल्स ऑफ ओवरराइडिंग। अभी लेट अस गो टू नेक्स्ट रूल। सो फिफ्थ रूल ऐसा है,
अगर सुपर क्लास का जो ओवररिडन मेथड है, अगर उसका रिटर्न टाइप कोई प्रिमिटिव टाइप है जैसे इंट फ्लोट एक्सेट्रा, देन सब क्लास में जो ओवरराइडिंग मेथड है उसका रिटर्न टाइप वही प्रिमिटिव टाइप होना चाहिए, अदरवाइज आई गेट अ सिंटैक्स एरर। ना ऊपर जो ओवरराइडिंग मेथड इसका रिटर्न टाइप इंट था और नीचे वाला जो ओवरराइडिंग मेथड इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, अलाउड नहीं आ रहा। सो दिस विल गिव एरर सर्विस, सिंटैक्स एरर। नीचे भी इंट होना चाहिए था या दोनों जगह फ्लोट होना चाहिए था। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ना रूल नंबर 6 जो है वो थोड़ा एनालिटिकल है, बट इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। If the return type of the superclass overridden method is some class type, then the return type of the subclass overriding method must also be the same class type, or the return type of the subclass overriding method can be a subtype of the return type of superclass overriding। अभी ये रूल जो है वो कहने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सी मैंने क्लास सी डिफाइन किया है और उसका मैंने एक सब क्लास डी डिफाइन किया स्टूडेंट, और उसके बाद मैंने एक क्लास ए डिफाइन किया उसी प्रोग्राम क्लास ए है, और क्लास ए के अंदर हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया जिसको इंट पैरामीटर है, और इसका रिटर्न टाइप सी है। मतलब इसके बॉडी के अंदर हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, इट विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी। नाउ मैंने ए का सब क्लास बी डिफाइन किया है, और यहाँ पे मैंने बी के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया, और इफ यू नोटिस है ऊपर का डिस्प्ले मैंने नीचे ओवरराइड किया है सर्विस, बट नीचे वाला जो डिस्प्ले है इसका रिटर्न टाइप डी है। अभी इसका रिटर्न टाइप डी का मतलब क्या है कि इसके बॉडी के अंदर हम डी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी फ्रॉम द बॉडी ऑफ डिस्प्ले। सो ऊपर का जो ओवररिडन मेथड था उसका रिटर्न टाइप सी था, मतलब इसके बॉडी में हम सी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए मैंने रिटर्न न्यू सी किया, CMDR क्लास नेम जो ऑलरेडी ऊपर हमने डिफाइन किया। पर नीचे वाला जो डिस्प्ले है इसका रिटर्न टाइप डी है, मतलब हम डी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, बट विल आई गेट एन एरर हियर। ऊपर का जो ओवररिडन मेथड था उसका रिटर्न टाइप सी था, और नीचे का जो ओवर राइडिंग मेथड है उसका रिटर्न टाइप डी है। सो ऊपर का सी रिटर्न टाइप सी और नीचे का रिटर्न टाइप डी, तो दोनों रिटर्न टाइप मैच नहीं हो रहे, बट आई विल नॉट गेट एरर हियर। यहाँ पे मुझे एरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ये ऊपर का जो रूल मैंने लिखा है रूल नंबर 6, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने क्या कहा, ऊपर का जो मेथड है ओवरराइडिंग मेथड का रिटर्न टाइप अगर कोई क्लास टाइप है हो, तो ओवरराइडिंग मेथड का रिटर्न टाइप आइदर वही क्लास टाइप होना चाहिए या वो उसका सब क्लास भी हो सकता है। ओवरराइडिंग मेथड का रिटर्न टाइप सी था सर्विस, और ओवरराइडिंग मेथड का रिटर्न टाइप डी है, एंड डी इज अ सब क्लास ऑफ सी बराबर, तो नो एरर, क्लियर ना। तो बट हाँ, अगर ऐसे हुआ कि सी और डी में कुछ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप नहीं, मतलब अगर डी इज नॉट द सब क्लास ऑफ सी, अगर ये मैंने एक्सटेंड सी को रिमूव किया तब मुझे एरर आएगा हमें। तो डी कंपल्सरी सी का सब क्लास होना चाहिए तब ये अलाउड है कि ओवरराइडिंग मेथड का रिटर्न टाइप सी और ओवरराइडिंग मेथड का रिटर्न टाइप डी। नाउ लेट अस सी एन इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ ओवरराइडिंग। सो यहाँ पे देखो क्लास ए है स्टूडेंट्स और उसमें डिस्प्ले फंक्शन, क्लास बी इज अ सब क्लास ऑफ ए, और हमने डिस्प्ले को ओवरराइड किया नीचे। अभी मैंने क्लास मेन डिफाइन किया जिसके अंदर मेन नाम का फंक्शन। नाउ यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बी का, मतलब सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पर वो सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन किया। तो यहाँ पे आपको लग सकता है जैसे जब मैं ये ऑलवेज जावा के अलग अलग जावा के बैचेस में पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट्स को कभी कभी लगता है कि ये एरर देगा, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल तो ए का है बट ऑब्जेक्ट बी का है सर्विस, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एरर नहीं देगा, ये जावा में अलाउड होता है। जावा में you can declare a reference variable of the superclass and you can assign it the object of the subclass array. B is a subclass of A, तो ये स्टेटमेंट मुझे एरर नहीं देगा। नाउ नीचे मैंने a1 डॉट डिस्प्ले 10 लिया। नाउ ये तो मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट मुझे एरर नहीं देगा, पर अभी नीचे वाला जो स्टेटमेंट है a1 डॉट डिस्प्ले 10,
ये जो स्टेटमेंट है, अब ये कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा स्टूडेंट्स? सो ये जो स्टेटमेंट है, सी यू शुड नो, मतलब बहुत बड़े इंटरव्यू में पूछते कि यहाँ पे कौन सा डिस्प्ले कॉल है, ए का मतलब ओवर रिडन या ओवर रिडन। सो बिफोर टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को एनालाइज कर देते, देन आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो जब कोई प्रोग्राम रन होता है, तो पहले ऑब्वियसली वो प्रोग्राम कंपाइल होना चाहिए। सो पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जब ये स्टेटमेंट कंपाइल हो रहा है तो क्या होगा, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपाइल जब हो रहा है तब क्या होगा, बिकॉज उस पर भी वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें सिंटैक्स एरर आ सकता है। तो जब ये स्टेटमेंट कंपाइल होगा, ये वाला अभी जो मैंने हाईलाइट किया, when the statement is getting compiled, students always remember, जो आपका जावा कंपाइलर होता है वो एट कंपाइल टाइम सिर्फ ये रेफरेंस वेरिएबल का क्लास टाइप चेक करता है। इट विल ओनली चेक व्हाट इज द क्लास टाइप ऑफ दिस a1 वेरिएबल। जो आपका जावा कंपाइलर है, इट विल नेवर लुक एट द क्लास टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जब ये स्टेटमेंट कंपाइल हो रहा है, आपका कंपाइलर इतना ही चेक करता है कि a1 जो वेरिएबल है उसका क्लास टाइप क्या है सर्वेश। बट जावा कंपाइलर ये चेक नहीं करेगा, जब ये स्टेटमेंट कंपाइल हो रहा है तो कंपाइलर ये चेक नहीं करेगा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब राइट साइड को ऑब्जेक्ट कौन सा है वो चेक नहीं करेगा। वो इतना ही चेक करेगा कि a1 जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका क्लास टाइप क्या है। अभी उसका क्लास टाइप ए है, बराबर। फिर जावा कंपाइलर ए में जाके देखेगा, क्लास ए में, कि वहां पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन है क्या, और उसमें इंट पैरामीटर है क्या। सो जब जावा कंपाइलर देखेगा कि क्लास ए में डिस्प्ले फंक्शन है जिसको इंट पैरामीटर है, तो अकॉर्डिंग टू द जावा कंपाइलर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट है, बराबर। तो जावा कंपाइलर विल नॉट गिव एनी एरर हियर, इट विल नॉट गिव सिंटैक्स एरर। पर जब ये स्टेटमेंट रन होगा, व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। See, जब ये स्टेटमेंट रन होगा, मतलब जब जेवीएम ये स्टेटमेंट रन करेगा, नाउ ये रूल, ये स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। सो जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली स्टूडेंट्स। जब ये स्टेटमेंट रन होगा a1 डॉट डिस्प्ले टाइप, तो जेवीएम हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है। मतलब जेवीएम ये चेक करेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। जेवीएम विल ऑलवेज लुक एट द क्लास टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जेवीएम देखेगा कि ऑब्जेक्ट बी का है, और इसलिए हाँ, और फिर वो बी में जाके देखेगा कि बी में डिस्प्ले फंक्शन है क्या। तो बी में इट इज फाइंडिंग अ फंक्शन कॉल्ड डिस्प्ले। तो जेवीएम जो है वो कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा, वो बी का डिस्प्ले कॉल करेगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा इस स्टेटमेंट में, यहाँ पे जो बी का डिस्प्ले था वो कॉल होगा स्टूडेंट्स। मतलब जो ओवरराइडिंग डिस्प्ले है वो कॉल होगा, ए का डिस्प्ले कॉल नहीं होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन मेथड ओवरराइडिंग वो कौन सा मेथड कॉल करेगा, सुपर क्लास का कॉल करेगा या सब क्लास का कॉल करेगा, ये आपका जेवीएम डिसाइड करता है एट रन टाइम, बेस्ड ऑन द क्लास टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच दैट रेफरेंस वेरिएबल इज एक्सेसिंग। यहाँ पे a1 वेरिएबल जो है वो b का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा था, इसलिए इसने b का डिस्प्ले कॉल किया स्टूडेंट्स। ओके, सो वन सेकेंड रिपीट ये जो एग्जांपल है फिर से रिपीट करता हूँ। क्लास ए के अंदर डिस्प्ले है जिसको बी में ओवरराइड किया, वेयर बी इज अ सब क्लास ऑफ ए। फिर मैंने ऐसे लिखा a1 इज न्यू बी, मतलब मैंने रेफरेंस वेरिएबल ए का डिक्लेयर किया है और उसको ऑब्जेक्ट बी का असाइन किया। अभी ये जो स्टेटमेंट है a1 डॉट डिस्प्ले टाइम, ये क्या करेगा, सो एज आई टोल्ड, जब ये स्टेटमेंट कंपाइल होगा तो जावा कंपाइलर विल ऑलवेज चेक व्हाट इज द क्लास टाइप ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल। तो जावा कंपाइलर यहाँ पे देखेगा कि a1 वेरिएबल है क्लास ए का, बराबर, और a1 का टाइप ए है। उसके बाद जावा कंपाइलर देखेगा ए में डिस्प्ले फंक्शन है क्या, और उसे ए में डिस्प्ले नाम का फंक्शन मिलेगा और उसको इन पैरामीटर है। तो जावा कंपाइलर इस स्टेटमेंट के लिए कुछ भी सिंटैक्स एरर नहीं देगा। नाउ दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका जेवीएम जो है वो हमेशा ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, तो जेवीएम जो है वो बी का डिस्प्ले कॉल करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बी का डिस्प्ले कॉल होगा और बी के डिस्प्ले में जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। So that is why method overriding is called runtime binding और dynamic polymorphism, because कौन सा मेथड कॉल करना है, सुपर क्लास का या सब क्लास का, ये आपका जेवीएम डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज स्टोर्ड इन दैट रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे हमने ओवरराइडिंग किया था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी का था सर्विस, इसलिए ए1 डॉट डिस्प्ले टेग ने बी का डिस्प्ले कॉल किया। तो आई होप ये एग्जांपल सबको क्लियर है। If anyone has doubt in this and the previous rules, please ask me. मैं 5 minutes में आता हूँ, तब तक आप ये points go through कीजिए, then we'll go to the next points. इसको जब जस्ट मैं ग्रुप पे डालता हूँ जो हमने अब तक कवर किया था। नीचे वाला था, ये अलग क्वेश्चन है। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। सो जो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन रादर, ऐसा है कि एक क्लास ए है सपोज। सो ये भी एक बहुत फ्रीक्वेंटली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लास ए है, ओके, और जो क्लास ए है उसमें मतलब वो एम्प्टी है, और बी जो है वो ए का सब क्लास। नाउ बी के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और ए में नहीं है। अभी मैंने मेन फंक्शन में क्या किया है, क्लास मेन में एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के बॉडी में हमने रेफरेंस वेरिएबल ए का डिक्लेयर किया फिर से और बी का ऑब्जेक्ट असाइन किया है। और ये जो a1 रेफरेंस वेरिएबल है इसमें मैंने डिस्प्ले कॉल किया और इसमें 10 पास किया। नाउ इसका आउटपुट क्या है? तो here students will be surprised to know कि ये कोड रन नहीं होगा। ये कोड जो है हमें सिंटैक्स एरर देगा। नाउ व्हाई विल इट गिव सिंटैक्स एरर, आई टेल यू। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जावा कंपाइलर जो है वो हमेशा यही चेक करेगा कि व्हाट इज द क्लास टाइप ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल। सो यहाँ पे जावा कंपाइलर चेक करेगा कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल a1 है इसका क्लास टाइप क्या है, a है। फिर वो a में जाके देखेगा कि a में डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन है क्या। ओके, तो it will not find any function called display in a. So according to the Java compiler, ये जो statement है वो syntactically incorrect है। तो Java compiler will not look at the object. Java compiler हमेशा जो reference variable है उसका class type देखता है। तो reference variable यहाँ पे a1 था, a1 का क्लास टाइप a है और a के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन नहीं है। और जावा कंपाइलर कभी भी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देखता, इसलिए ये स्टेटमेंट हमें सिंटैक्स एरर देगा। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सपोज एक क्लास ए है और क्लास बी ए का सब क्लास। नाउ मेन फंक्शन के अंदर हमने अगेन वही किया, ए ऑफ a1 इज न्यू बी, मतलब रेफरेंस वेरिएबल ए का डिक्लेयर किया है और उसको बी का ऑब्जेक्ट असाइन किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने a1 जो रेफरेंस वेरिएबल a1 है उसको पहले b में टाइपकास्ट किया है और फिर उस पे डिस्प्ले कॉल की। सो अभी स्टूडेंट इसका आउटपुट क्या है और ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो। सो इस स्टेटमेंट में मैंने एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग किया।
सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो। जो हाँ, जो A1 वेरिएबल है उसको मैंने एक्सप्लिसिटली B में टाइप कास्ट किया है और फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कॉल किया। सो आपका जो जावा कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो बी में जाके देखेगा, ओके, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये चेक करेगा जावा कंपाइलर। सो जावा कंपाइलर जब ये स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा तो पहले वो चेक करेगा कि A1 का टाइप क्या है। A1 का टाइप A है। उसके बाद जावा कंपाइलर चेक करेगा कि A और B में क्या रिलेशन है। तो A B का सुपर क्लास है। तो अकॉर्डिंग टू जावा कंपाइलर ये जो मैंने यहाँ पे टाइपकास्टिंग किया है वो करेक्ट है, बिकॉज A इज द सुपर क्लास ऑफ B। उसके बाद जावा कंपाइलर B में जाके देखेगा कि B में डिस्प्ले नाम का फंक्शन है क्या, बिकॉज मैंने B में टाइपकास्ट किया और उसे डिस्प्ले फंक्शन B में मिलेगा। सो क्योंकि उसको डिस्प्ले फंक्शन B में मिलेगा, सो जावा कंपाइलर विल नॉट गिव एनी सिंटैक्स एरर फॉर दिस स्टेटमेंट ना। उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, उसके बाद कंपाइलर जो है वो सॉरी नॉट कंपाइल, उसके बाद जेवीएम क्या करेगा। सो जेवीएम जब ये स्टेटमेंट रन करेगा, तो जैसे ऑलरेडी मैंने ऊपर के रूल में एक्सप्लेन किया था, ऊपर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि जेवीएम हमेशा ऑब्जेक्ट का क्लास टाइप देखेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बी का है, तो जेवीएम अभी कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा, वो बी का डिस्प्ले कॉल करेगा। ओके, एंड इट विल नॉट गिव एनी एरर फॉर दिस स्टेटमेंट बिकॉज मैंने एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग किया हूँ। नाउ ऊपर अगेन ऊपर का कोड में नीचे सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है अगेन। ऊपर का ही कोड मैंने नीचे रीराइट किया, बट इसमें और एक ऐड किया है मैंने, क्लास ए ऐड किया सर्विस, और ए इज द सॉरी क्लास सी ऐड किया। तो यहाँ पे क्लास ए है जो एम्प्टी क्लास है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ क्लास ए विच इज एन एम्प्टी क्लास, और जो बी है वो ए का सब क्लास है। बी के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन जिसको एक इंट पैरामीटर है। उसके बाद हमने और एक सब क्लास क्रिएट किया ए का विच इज सी, और इसमें भी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन जिसको इंट पैरामीटर है। नाउ दिस इज विच इनहेरिटेंस, बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस स्टूडेंट्स। ए के दो डायरेक्ट सब क्लास है बी और सी में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जिसको इंट पैरामीटर है। क्लास मेन के अंदर मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया है। नाउ सी यहाँ पे मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखा है, ए ऑफ A1 इज न्यू सी, मतलब मैंने रेफरेंस वेरिएबल ए का डिक्लेयर किया है बट उसको सी का ऑब्जेक्ट असाइन किया है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि ए इज द सुपर क्लास ऑफ सी। और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए A1 को बी में कन्वर्ट किया है टाइपकास्ट किया और उस पर डिस्प्ले कॉल किया। इसका आउटपुट क्या है। नाउ मेनी स्टूडेंट्स में फील हियर, आपको भी शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे मुझे कंपाइलर एरर मतलब सिंटैक्स एरर मिलेगा, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा। वी विल नॉट गेट अ सिंटैक्स एरर हियर, बट वी विल गेट एन एरर, हमें एरर मिलेगा बट हमें रन टाइम एरर मिलेगा। तो अभी मैं ये बताता हूँ कि हमें सिंटैक्स एरर क्यों नहीं मिलेगा। सही, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जावा कंपाइलर हमेशा क्लास टाइप, अगर रेफरेंस वेरिएबल का क्लास टाइप देखता है, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल A1 है तो A1 का टाइप देखेगा। A1 का टाइप A है, और A और B में क्या रिलेशन है, A इज द सुपर क्लास ऑफ B। जैसे ऑलरेडी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, जावा कंपाइलर विल नॉट लुक एट द क्लास टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल का टाइप देखता है। योर रेफरेंस वेरिएबल इज A1 सर्विस एंड A1 इज ऑफ क्लास A। और जावा कंपाइलर देखेगा कि A और B में क्या रिलेशन है, मैंने A1 को B में टाइपकास्ट किया है, A इज द सुपर क्लास ऑफ B। और उसके बाद मैंने इस पे डिस्प्ले कॉल किया है और इसमें 10 पास किया है। सो जावा कंपाइलर जो है वो सिर्फ जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका टाइप देखेगा। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल A1 है जिसका टाइप A है, और A जो है वो B का सुपर क्लास है स्टूडेंट्स। और जावा कंपाइलर फिर B में जाके देखेगा कि B में डिस्प्ले फंक्शन है क्या जिसको इंट पैरामीटर है, और उसको क्लास B के अंदर डिस्प्ले फंक्शन मिलेगा क्या जिसको इंट पैरामीटर है। दैट इज वाई जावा कंपाइलर इस स्टेटमेंट के लिए कुछ भी सिंटैक्स एरर नहीं देगा, बराबर, बिकॉज
एज आई टोल्ड जावा कंपाइलर विल नॉट लुक दैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल को चेक करता है। और यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका टाइप ए था, सो अकॉर्डिंग टू कंपाइलर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पर जब जेवीएम ये स्टेटमेंट रन करेगा तो जेवीएम वो ऑब्जेक्ट को देखेगा, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो सी क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो जब जेवीएम देखेगा कि A1 जो है वो सी के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, पर मैंने A1 को एक्सप्लिसिटली बी में टाइपकास्ट किया है, तो जेवीएम यहाँ पे हमें एक रन टाइम एरर देगा, मतलब एक्सेप्शन देगा, एंड द एक्सेप्शन नेम इज क्लास कास्ट एक्सेप्शन। सो फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा, बिकॉज जावा कंपाइलर सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल का क्लास टाइप देखता है। जावा कंपाइलर इतना ही चेक करेगा कि A1 का टाइप क्या है, ए है, और ए बी का सुपर क्लास, और बी के अंदर डिस्प्ले है। जावा कंपाइलर विल नॉट लुक एट द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको ये पता भी नहीं होगा कंपाइल टाइम पे कि A1 में सी का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू कंपाइलर ये स्टेटमेंट सही है, पर जेवीएम जब रन करेगा वो चेक करेगा ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट सी का है और मैंने टाइपकास्ट किया बी में, इसलिए ये हमें क्लास कास्ट एक्सेप्शन देगा। जो जावा डॉट लैंग पैकेज का एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है वो एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। और यहाँ पे मैंने और एक यहाँ पे और एक क्वेश्चन सॉल्व किया स्टूडेंट्स। नाउ ये क्वेश्चन नियरली सेम टू सेम, मतलब जो ऊपर का कोड है वही मैंने नीचे कॉपी किया है, सिर्फ एक ही चेंज किया है। यहाँ पे मैंने मेन के अंदर एक इफ एल्स ब्लॉक लिखा है। नाउ ये जो इफ ब्लॉक है वो एक कंडीशन चेक करे सर्विस। अब ये कंडीशन कौन सा है, A1 इंस्टेंस ऑफ बी। इंस्टेंस ऑफ का मीनिंग क्या वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टेंस ऑफ जो है इट इज अ कीवर्ड इन जावा। इंस्टेंस ऑफ नाम का कीवर्ड होता है जावा में, वो एक ऑपरेटर होता है। अभी ये जो A1 इंस्टेंस ऑफ बी, ये जो कंडीशन है वो क्या चेक कर रहा है, वो चेक करेगा कि A1 में किस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, और A1 में जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है उसका और बी का रिलेशन क्या है वो चेक करेगा। सो इट विल चेक दैट A1 में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है उसका बी के साथ क्या रिलेशन है। सो अगर A1 में बी का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है देन ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि राइट को मैंने बी क्लास का नेम लिखा है। पर अगर A1 में बी क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड नहीं है देन ये कंडीशन फॉल्स होगा। अब A1 में कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, सी का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है आ रहा है, तो ये कंडीशन अभी फॉल्स होगा और वो एल्स में जाएगा और A1 को सी में कन्वर्ट करेगा और उस पर डिस्प्ले कॉल कर। सो अभी मुझे क्लास कास्ट एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और मैंने इसका पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। ओके, तो आई होप यहाँ तक सब सारे पॉइंट्स क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे रह गया था कि व्हाट इज मेंट बाय sorry, what will happen if we have static method। static method को आप ओवरराइड कर सकते हो क्या, तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो सुपर क्लास के जो स्टैटिक मेथड्स हैं उनको आप सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड ऑफ सुपर क्लास कैन नॉट बी ओवरराइडन इन द सब क्लास। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास ए है जिसके अंदर स्टैटिक मेथड है जिसका नाम डिस्प्ले है, बी है जो ए का सब क्लास है, बी के अंदर मैंने उसी टाइटल का एक डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया है बट ये नॉन स्टैटिक है। तो हाँ हाँ, एक म्हणजे जर डेटा मेंबर स्टॅटिक असेल हो तर त्याची एकच कॉपी क्रिएट होईल रॅम मेमरीमध्ये जे सगळे ऑब्जेक्टमध्ये शेअर होईल, बरोबर। सो इथे पण मी इथे काय केलंय, मेंबर फंक्शनला स्टॅटिक बनवलं। सो अगर सुपर क्लास का मेंबर फंक्शन स्टैटिक है तो वो आप सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ए में एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो स्टैटिक है, तो उसको आप बी में ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बी में मैंने और एक डिस्प्ले डिफाइन किया है जिसका टाइटल सेम है, बट ये मुझे एरर देगा, सिंटैक्स एरर, ये कोड। सो व्हाई विल इट गिव सिंटैक्स एरर, बिकॉज जो स्टैटिक मेथड था वो नीचे इनहेरिट नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, इनहेरिट नहीं, वो नीचे ओवरराइड नहीं, इनहेरिट होगा पर नीचे ओवरराइड नहीं होगा। तो नीचे जो मैंने डिस्प्ले फंक्शन लिखा है वो ऊपर वाले डिस्प्ले को ओवरराइड नहीं करे। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्लास बी के अंदर दो अलग डिस्प्ले फंक्शन है, एक स्टैटिक है एक नॉन स्टैटिक है, एक जो सुपर क्लास से इनहेरिट हुआ है और नीचे वाला ये है, और ये ऊपर वाले डिस्प्ले को ओवरराइड नहीं करा है।
इसलिए ये मुझे एरर देगा, सिंटैक्स एरर ना। इसी को मैंने और एक तरीके से रीराइट किया है। क्लास ए के अंदर, सुपर क्लास ए के अंदर डिस्प्ले है, और बी जो है वो एक का सब क्लास है। अभी यहाँ पे ए में एक नॉन स्टैटिक डिस्प्ले ये मेथड है वो, और बी के अंदर एक स्टैटिक मेथड है डिस्प्ले। तो ऊपर नॉन स्टैटिक है, पर नीचे स्टैटिक है वो। तो अगेन दिस इज नॉट अलाउड, सो अगेन दिस विल गिव मी अ सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो ये सिंटैक्स एरर देगा। नाउ सरप्राइजिंगली अगर दोनों स्टैटिक है, मतलब सुपर क्लास में भी, सुपर क्लास का भी डिस्प्ले स्टैटिक है और सब क्लास का भी डिस्प्ले स्टैटिक है, तो अभी ये मुझे एरर नहीं देगा, तो दिस विल नॉट गिव एरर, मतलब ये सिंटैक्स एरर नहीं देगा। बट फिर भी वी कैन नॉट कॉल इट ओवरराइडिंग, इसे हम ओवरराइडिंग नहीं कह सकते। मतलब यहाँ पे ऊपर भी डिस्प्ले था, नीचे भी डिस्प्ले था, और ऊपर का जो डिस्प्ले है वो नीचे ओवरराइड नहीं हो रहा है। बट अगर दोनों स्टैटिक है तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, बट इसे हम ओवरराइडिंग नहीं कहेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा अभी देखिए, यहाँ पे बिकॉज दोनों स्टैटिक है तो ओवरराइड नहीं हो रहा है, पर एरर भी नहीं आ रहा है। बट अगर मैंने ऐसे किया, a1 और a ऑफ a1 इज न्यू b एंड a1 डॉट डिस्प्ले किया, अभी यहाँ पे जो डिस्प्ले कॉल होगा वो कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा स्टूडेंट्स, दिस आई एक्सप्लेन यू। सो एज आई टोल्ड, यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है सर्विस, और अगर ओवरराइडिंग होता तो इट विल कॉल द डिस्प्ले बेस्ड ऑन द क्लास टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ओवरराइडिंग होता तो वो बी का डिस्प्ले कॉल करता हूँ, बट हियर देयर इज नो ओवरराइडिंग हैपनिंग। सो यहाँ पे ये जो a1 डॉट डिस्प्ले है, यहाँ पे वो जो डिस्प्ले कॉल होगा, it will be called based on the class type of the, which one, not based on the class type of the object, but based on the class type of the reference variable a1 are। सो a1 डॉट डिस्प्ले, ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा, a का डिस्प्ले कॉल करेगा, नॉट b का डिस्प्ले, बिकॉज यहाँ पे ओवरराइड नहीं हो रहा है। और ओवरराइडिंग होता तो वो बेस्ड ऑन द क्लास टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट उसको कॉल करता, बट यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है, तो इट विल कॉल द डिस्प्ले बेस्ड ऑन द क्लास टाइप ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल a1, तो वो a का डिस्प्ले कॉल करता, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप ये सारे पॉइंट्स और सब जो अभी हमने डिस्कस किए थे, एवरीथिंग इज फुल्ली क्लियर टू योर। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो ये जो इसका पॉलीमॉर्फिज्म का जो लास्ट पार्ट था, ये भी मैं ग्रुप पे डालता हूँ, और इसमें हमने बहुत सारे आज इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस, रूल्स वगैरह सॉल्व किए। तो आज का पार्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो डेफिनेटली आप आज का रिकॉर्डिंग और आज के जो रूल्स मैंने बताए और जो क्वेश्चन सॉल्व किए, ये प्रॉपरली स्टडी कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और टुमारो, कल के लेक्चर में हम इसके प्रोग्राम्स देखेंगे। ओके, एंड आई इन्फॉर्म, आज का रिकॉर्डिंग अपलोड करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके। Okay, so we'll stop for today, students, and tomorrow at the same time.